वाली थी, तभी स्टाफ ने खुद ही उसकी टिकट को दूसरी फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया। ये सुनकर जेनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अचानक हुआ अपग्रेड उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। अपग्रेड होने के बाद मैनेजर खुद उसे फर्स्ट क्लास के वीआईपी लाउंज में ले गया। जेनी की जिंदगी में ये पहला मौका था जब उसे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसने लाउंज की सारी महंगी सुविधाओं का जमकर मजा लिया, लेकिन जैसे ही जेनी ने एक फोन कॉल उठाने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो एक गड़बड़ हो गई। जेनी कुछ बोलकर माफी मांगती, उससे पहले ही फर्स्ट क्लास के स्टाफ ने आकर बड़ी समझदारी से मामला संभाल लिया। उस वक्त जेनी के चेहरे पर लगा फेस मास्क उसके लिए एक ढाल बन गया, जिससे उसका चेहरा किसी को साफ नहीं दिखा। उसे लगा कि ये बस एक इत्तेफाक था और अब वे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दोनों फ्लाइट में फिर से टकरा गए। जब जेनी की नजर उस आदमी के पैंट पर गिरे जूस के दाग पर पड़ी तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। और हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी ठीक उसी के बगल वाली सीट पर बैठा था। उसे लगा था कि वो उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन उसकी खास तरह की आईब्रो ने सारा राज खोल दिया। शुक्र है कि वो आदमी बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव का था। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने बड़े प्यार से जेनी से बात की। मेरा नाम, क्या चीज तुम्हें यूके ले आई? मैं शहर में एक मॉल में काम करता हूँ। हमारे लंदन ऑफिस ने न्यूयॉर्क ऑफिस के डायरेक्टर को हमारी मदद के लिए बुलाया है। डायरेक्टर? वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। माफ करना, तुम देखने में डायरेक्टर के हिसाब से थोड़ी छोटी लगती हो। समझ रहे हो ना? साफ था कि माइक ने गलती से जेनी को वो नया डायरेक्टर समझ लिया था, और जेनी ने भी दिखावे के चक्कर में इस बात को चुपचाप मान लिया। उसे लगा कि ये तो बस एक छोटा सा सफर है। फ्लाइट से उतरने के बाद दोनों अपनी अपनी राह चले जाएंगे। अनजान लोगों के सामने हम हमेशा खुद को बेहतर दिखाना चाहते हैं, ये तो इंसानी फितरत है। असल में जेनी कोई डायरेक्टर नहीं थी, वो तो बस डायरेक्टर की एक आम सी असिस्टेंट थी, लेकिन वो हमेशा से डायरेक्टर जैसी कामयाब बनना चाहती थी। उसका सपना था कि एक दिन उसकी खुद की एक आर्ट गैलरी हो, लेकिन हकीकत हमेशा सपनों से बिल्कुल अलग होती है। वो फिलहाल अपनी बहन और जीजाजी के घर में रह रही थी, और उसे रोज अपने जीजाजी के ताने और शिकायतें सुननी पड़ती थी, जब तक कि एक दिन चीजें अचानक बदल नहीं गई। डायरेक्टर ने उसे तुरंत अपना सामान पैक करके लंदन जाने के लिए कहा। ये सुनकर जीजाजी बड़ी खुशी से उसकी पैकिंग में मदद करने लगे। उनके लिए जेनी का जाना किसी बड़ी राहत से कम नहीं था। जी हाँ, जेनी का ये लंदन का सफर सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पर था, और डायरेक्टर पहले ही लंदन पहुंच चुकी थी। फ्लाइट ने धीरे से उड़ान भरी और एक अनजाने सफर की शुरुआत हो गई। बातों ही बातों में जेनी को पता चला कि माइक लंदन के एक बहुत ही अमीर परिवार से है। हालांकि उसने कम उम्र में ही अपना बिजनेस शुरू करने की सोची थी, लेकिन उसे अब तक कामयाबी नहीं मिली थी, और इसी वजह से वो जेनी की इतनी कम उम्र में डायरेक्टर बनने की बात से बहुत इंप्रेस था। दोनों के बीच खूब बातें हुई। ऐसा लग रहा था कि बातें खत्म ही नहीं होंगी। न जाने कब तक बात करते हुए जेनी गहरी नींद में सो गई। जब एयर होस्टेस ने उसे मुस्कुराते हुए धीरे से जगाया तो उसे याद दिलाया कि इन 2 मसालों की बोतलों को याद रखना, आगे एक बहुत ही मजेदार किस्सा होने वाला है। जल्दी ही फ्लाइट लंदन पहुंच गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर जेनी सीधा डायरेक्टर के होटल जाने वाली थी, तभी एक बड़ी ही क्लासिक सी दिखने वाली महिला उसके सामने आई। वो कोई और नहीं, माइक की माँ थी। माइक की माँ की नजर तुरंत जेनी पर पड़ी। माइक ने जल्दी से आगे आकर बताया कि जेनी न्यूयॉर्क से आई हुई डायरेक्टर है। जेनी ने कई बार मना करने की कोशिश की, लेकिन माइक की माँ ने इतने प्यार से जिद की कि वो मना नहीं कर पाई, और उसे उस महंगी कार में बैठना ही पड़ा। पूरे रास्ते माइक की माँ जेनी से खूब सारे सवाल पूछती रही। उनके अंदाज से ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी होने वाली बहू का इंटरव्यू ले रही हो। आगे बैठा माइक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। उसे पता था कि उसकी माँ की एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा ही है। वही जेनी अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। अपने डायरेक्टर होने के इस झूठ को छुपाने के लिए उसे एक के बाद एक कई झूठ बोलने पड़े। अब उसे अपने उस दिखावे पर बहुत पछतावा हो रहा था। कार जल्दी ही होटल के बाहर पहुंच गई। इससे पहले कि माइक उसका नंबर मांग पाता, उसकी माँ ने आगे बढ़कर जेनी का फोन नंबर ले लिया और उम्मीद जताई कि वो लोग फिर से मिलेंगे। बाहरी लोगों के लिए तो जेनी न्यूयॉर्क की एक होनहार डायरेक्टर थी, लेकिन जैसे ही उसने होटल के अंदर कदम रखा वो वापस अपनी असल जिंदगी में आ गई। एक ऐसी असिस्टेंट जो डायरेक्टर की हर बात मानती थी। डायरेक्टर ने उसे एक आर्ट कैटलॉग थमाया और कड़क आवाज में कहा कि उसके रोम से वापस आने तक इस कैटलॉग में मौजूद सभी आर्टवर्क की कीमतें उसे जुबानी याद होनी चाहिए। जेनी ने बिना देरी किए तुरंत लंदन ब्रांच के लिए दौड़ लगा दी। वो अपना भारी सूटकेस घसीटते हुए लंदन की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भाग रही थी। अपने सपनों को पूरा करने की उसकी ये जिद और शहर का वो शोर, सब कुछ मिला जुला कर बहुत ही दर्द भरा लेकिन खूबसूरत लग रहा था। अच्छी बात यह रही कि वो एन मौके पर कंपनी की मीटिंग में पहुंची गई। मीटिंग में जेनी को पता चला कि कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें उन्हें 1 अरब की महंगी कलाकृतियों की नीलामी करानी है। लेकिन जेनी को ये नहीं पता था कि वो अमीर महिला कोई और नहीं, माइक की माँ ही है। मीटिंग खत्म होने के बाद 2 सीनियर लड़कियों ने जेनी को परेशान करना शुरू कर दिया। ऑफिस में जगह की कमी होने का बहाना बनाकर उन्होंने जेनी को एक अंधेरे और सीलन भरे बेसमेंट में भेज दिया। जेनी ने इस बात की जरा भी शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि अगर उसे डायरेक्टर का भरोसा जीतना है तो उसे ये सब सहना ही होगा, तभी उसका करियर आगे बढ़ेगा। उसने डायरेक्टर के कहे अनुसार बहुत ध्यान से हर एक आर्टवर्क की कीमत याद करनी शुरू कर दी। जब उसका काम खत्म ही होने वाला था तब जेनी को एक मैसेज मिला। ये माइक की माँ का मैसेज था, जिसमें उन्होंने उसे एक बेहद शानदार और वीआईपी पार्टी में इनवाइट किया था। किस्मत से तब तक छुट्टी का टाइम हो चुका था। जेनी हल्की बारिश के बीच भीगते हुए उस छोटे से कमरे में पहुंची जो सीनियर्स ने उसे दिया था। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी में पहुंच गई। जेनी को देखकर माइक की माँ की
खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जेनी की जिंदगी में ये पहली बार था जब वो इतने बड़े लोगों के बीच थी, इसलिए वो थोड़ी सहमी हुई और अजीब महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर लगी पेंटिंग्स देखी, उसकी आंखों में एक गजब की चमक आ गई। फिर माइक ने जेनी की मुलाकात एक बेहद खास इंसान से करवाई, जो माइक के सौतेले पिता थे। तुम जूलियन मार्क्स नहीं होना, मैं एंड्रे हूँ। अपने सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट को सामने देखकर जेनी तो खुशी से पागल ही हो गई। लेकिन जब वो इस खुशी में डूबी हुई थी, तभी अचानक एक फोन कॉल ने उसका सारा मजा किरकिरा कर दिया। फोन पर डायरेक्टर की सख्त आवाज थी। उसने जेनी को तुरंत जाकर ओपेरा की 2 टिकट्स खरीदने का ऑर्डर दिया, जो मिलना बहुत मुश्किल था। जेनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही फोन कट गया। जेनी का मूड एकदम से खराब हो गया। उसने माइक की फैमिली को सच बताया कि उसे तुरंत निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसे अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ओपेरा की 2 टिकट्स खरीदनी है। हैरानी की बात यह थी कि माइक के सौतेले पिता ने खुद उसकी मदद करने की बात कही। उनकी ये बात सुनकर जेनी को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद माइक की माँ की जिद पर वे सब एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी में गए, जहाँ हर तरफ आर्टवर्क सजे हुए थे। उस कमरे में दुनिया भर की मशहूर पेंटिंग्स रखी हुई थी, बिल्कुल किसी अनमोल खजाने की तरह। उन पेंटिंग्स के सामने खड़ी जेनी को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी आर्ट म्यूजियम में आ गई हो। अपनी शानदार नॉलेज और आर्ट की गहरी समझ के साथ उसने हर एक पेंटिंग को बहुत बारीकी से परखा। उसकी बातें इतनी साफ और राय इतनी लाजवाब थी कि उसका ये टैलेंट देखकर माइक की माँ उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी। हंसी मजाक के बीच ही उसके पिता ने अचानक जेनी की कंपनी का नाम पूछ लिया। कौन सी कंपनी? एरविन। वाओ, ये तो बहुत ही कमाल है। सच में ये बहुत गजब है। मैं किस्मत का खेल भी अजीब होता है। माइक की माँ ने उसी पल फैसला कर लिया कि वो जेनी को इस नीलामी की पूरी जिम्मेदारी सौंपेंगी। लेकिन जेनी को डर था कि कहीं उसके डायरेक्टर होने का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए उसने झट से कहा कि वो तो बस न्यूयॉर्क से मदद करने के लिए आई है और इतने बड़े काम के लिए सही इंसान नहीं है। अगर उसने ऐसा किया तो ऑफिस में लोगों को गलतफहमी हो सकती है। जेनी की बात सही लग रही थी, इसलिए माइक की माँ ने भी ज्यादा जिद नहीं की। पार्टी खत्म होने के बाद जेनी अपना पूरा ध्यान काम में लगाने लगी। माइक की माँ ने अपने बेटे और जेनी को साथ वक्त बिताने का मौका देने के लिए जानबूझकर ओपेरा की टिकट्स लाने का काम माइक को दे दिया। माइक ने भी बड़ी चालाकी से इस मौके का फायदा उठाया और ये कहकर कि वो टिकट्स घर भूल गया है, जेनी को अपने साथ घर चलने के लिए मना लिया। घर लौटने के रास्ते में दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। जिंदगी के बड़े बड़े सपनों से लेकर छोटी छोटी बातों तक सब कुछ शेयर किया। सबसे असरदार तरीका। काफी देर तक बात करने के बाद माइक ने धीरे से अपने बैग से टिकट निकाला। जेनी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि इस छोटी सी बात से उसे माइक के प्यार का और ज्यादा एहसास हुआ। जल्द ही डायरेक्टर रोम से लौट आए, पहले की तरह ही अपने घमंडी रवैये के साथ। मिलते ही उसने जेनी की तरफ एक ड्रेस उछाली और उसे ठीक करने को कहा। डायरेक्टर को पता था कि ओपेरा की टिकटें मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने जेनी और दोनों सीनियर्स को अलग अलग फोन करके बताया। लेकिन जब उसे पता चला कि दोनों सीनियर्स काम पूरा नहीं कर पाई, तो डायरेक्टर ने सारी उम्मीदें छोड़ दी। इस बार जेनी ने आखिरकार एक बड़ा काम कर दिखाया। डायरेक्टर से तारीफ मिलने के साथ साथ उसे दोनों सीनियर्स की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जेनी पीछे नहीं हटी, बल्कि लंदन में खुद को साबित करने का उसका इरादा और भी पक्का हो गया। इसी बीच माइक भी जेनी को पूरे दिल से चाहने लगा था और उसने मैसेज करके उसे एक इवेंट में बुलाया। पीछे रखी डायरेक्टर की उस खूबसूरत ड्रेस को देखकर जेनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने सीधा वही ड्रेस पहनी और इवेंट में पहुंच गई। वहां मौजूद मशहूर लोगों से मिलते और बात करते हुए जेनी को लगा जैसे वो सच में वही कामयाब न्यूयॉर्क की डायरेक्टर है, एकदम शांत और कॉन्फिडेंट। लेकिन जब वो हाई क्लास सोसाइटी के इस माहौल में खोई हुई थी, तभी असली डायरेक्टर अचानक वहां आ गई और पल भर में उसे ख्यालों की दुनिया से हकीकत में खींच लाई। जेनी ने किसी को कुछ भी पूछने का मौका नहीं दिया और घबराहट में वहां से भाग गई। माइक को फिक्र हुई और वो तुरंत उसके पीछे गया। वो जेनी के साथ बिताया एक भी पल खोना नहीं चाहता था। लंदन आने के बाद से जेनी से उसकी लगभग हर मुलाकात उसकी माँ की वजह से ही हो पाई थी। इस बार माइक जेनी को एक शांत और बढ़िया बार में ले जाना चाहता था। वहां के रिलैक्स माहौल में जेनी को बहुत सुकून मिला, ना डायरेक्टर का प्रेशर, ना साथ काम करने वालों के ताने। जेनी ने आखिरकार बहुत समय बाद शांति और आजादी महसूस की और माइक के साथ इस खूबसूरत पल को जी भरकर एंजॉय किया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सुनसान गली से गुजर रहे थे और मजे से बातें कर रहे थे, जब तक कि वे जेनी के बताए गए होटल तक नहीं पहुंच गए। माइक ने खुद ही कहा कि वो थोड़ी देर के लिए ऊपर आना चाहता है। क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी? माफ करना, कृपया आगे बढ़े। तुम्हारे होटल में रुकने का क्या चक्कर है? सच तो यह है कि जेनी अभी भी अपना सच सामने आने से डर रही थी, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि वह इस आलीशान होटल में नहीं रहती है। लेकिन माइक का मन अभी नहीं भरा था। जाने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर जेनी को किस किया और इस किस के बाद उन दोनों का रिश्ता पूरी तरह से बदल गया। वे अक्सर डेट पर जाने लगे, साथ में शॉपिंग करने लगे और अच्छा खाना खाने लगे। एक साथ वक्त बिताते हुए उनका प्यार भी गहरा होने लगा। भले ही जेनी को अभी भी इस बात का डर था कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन माइक के सच्चे और गहरे प्यार ने धीरे धीरे उसके मन का डर दूर कर दिया। इसके बाद माइक को उसके शानदार टैलेंट और काबिलियत की वजह से न्यूयॉर्क की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। ये उन दोनों के सुनहरे भविष्य और साथ रहने का एक अच्छा संकेत था। इसका मतलब था कि जेनी के न्यूयॉर्क लौटने के बाद भी वे साथ रह सकते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक बहुत बुरी खबर आई कि माइक की मां ने अचानक अपनी पेंटिंग्स को नीलाम न करने का फैसला किया है। डायरेक्टर को शक हुआ कि ये सब किसी कॉम्पिटिटर की चाल है। उसने तुरंत जांच का आदेश दिया और कहा कि ये पता लगाना ही होगा कि किसने छुपकर इस बड़े क्लाइंट से बात की है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि छुपकर माइक की मां से बात करने वाली कोई और नहीं बल्कि जेनी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद माइक चुपचाप कंपनी में जेनी से मिलने आया। जेनी ने जल्दी से उसे वहां से भेज दिया, इस डर से कि कहीं कंपनी के लोग उसे देख न ले। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लंच पर ले जाना चाहता था। तुम यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मेरी मजबूरी समझो। तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें इस बात की गंभीरता नहीं पता। तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम नहीं समझ रहे हो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बात जरूरी नहीं है। ये
बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे इस बात की परवाह है, मुझे बहुत सी बातों की परवाह है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। मैंने ये रिस्क लेने का फैसला किया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम और तुम्हारी माँ समझ जाओगे। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मुझे पता नहीं चला कि यह रिश्ता सिर्फ इस बात पर टिका था कि तुम्हें बदले में क्या मिलेगा, टिकट, इन्विटेशन, अटेंशन, मजाक। देखते ही देखते माइक निराश होकर वहां से चला गया। जेनी के मन में पछतावे की लहर दौड़ गई। वो खुद पर गुस्सा करने लगी कि क्या उसकी बातें बहुत तीखी और दिल दुखाने वाली थी। उसे लगा था कि वो इस बात को आसानी से छुपा लेगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एक और भी बुरी खबर उसे पूरी तरह से तोड़ देगी। अपनी सीनियर का मैसेज देखकर जेनी को समझ आया कि उसका सच सबके सामने आ चुका है। दरअसल आर्ट एग्जीबिशन में उसकी और माइक की माँ की फोटो सबके सामने आ गई थी। अब सब जान गए थे कि वो एक नकली डायरेक्टर है। अपनी सीनियर्स के तानों और डायरेक्टर के कड़े सवालों का सामना करते हुए जेनी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे मजबूरन सब कुछ सच सच बताना पड़ा। ये भी बताना पड़ा कि कैसे उसने माइक की माँ से पेंटिंग्स में छुपे प्यार के बारे में बात की, जिससे उन्होंने नीलामी का फैसला बदल दिया। लेकिन डायरेक्टर की नजर में जेनी ने न सिर्फ उसकी पहचान चुराई थी, बल्कि कंपनी का एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट भी खराब कर दिया था, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए लंदन ब्रांच के डायरेक्टर की मंजूरी से जेनी को बेरमी से नौकरी से निकाल दिया गया। उसने अपनी सपनों की नौकरी खो दी, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। तुम सच में अपने टैलेंट को बर्बाद कर रही हो। जेनी अपना भारी सूटकेस खींचते हुए पार्क की एक बेंच पर अकेली बैठ गई और गहरी सोच में डूब गई। काफी सोचने समझने के बाद उसे आखिरकार समझ आ गया कि झूठ की दुनिया में जीने से अच्छा है कि हिम्मत करके सच का सामना किया जाए। उसने हिम्मत जुटाई और माइक के माता पिता से मिलने गई। एक गलती करने वाले बच्चे की तरह उसने माइक की माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने मान लिया कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है और ये भी माना कि उसने डायरेक्टर होने का नाटक किया था। उसने बताया कि ये सब इस नीलामी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शुरू हुआ था। लेकिन जेनी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि माइक की माँ उसे डांटने के बजाय अपने पति के साथ मिलकर उसके लिए ताली बजाएंगी। इन तालियों से जेनी एकदम हैरान रह गई। दरअसल माइक की माँ को जेनी की असली पहचान पहले से ही पता थी। उन्होंने नीलामी रोकने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था ताकि वे ऑक्शन हाउस पर दबाव बना सकें और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। और वे शुरू से ही जेनी के टैलेंट और काम करने के तरीके से काफी इंप्रेस थी। इसलिए उसका सच जानने के बाद भी उन्होंने उसका ख्याल रखा। माइक के माता पिता के साथ जेनी ने एक बार फिर कंपनी की बिल्डिंग में कदम रखा। माइक की मां ने साफ साफ कह दिया कि वे कंपनी के साथ मिलकर अपना कलेक्शन नीलाम करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने कमीशन को 2% और कम करने की शर्त रखी। साथ ही ये नीलामी पूरी तरह से जेनी ही संभालेगी। इस बड़े क्लाइंट की वापसी को देखकर डायरेक्टर के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह जेनी को न सिर्फ अपनी नौकरी वापस मिल गई, बल्कि उसने कंपनी के लिए एक बड़ा काम भी कर दिया। जिन सीनियर्स ने कभी उसे परेशान किया था और उसे कुछ नहीं समझती थी, वे भी अब अपना घमंड छोड़कर उससे अच्छे से बात करने लगी। जेनी की शानदार प्लानिंग और मेहनत से ये नीलामी बहुत ही कामयाब रही। एक बार फिर फर्स्ट क्लास का जिक्र आते ही जेनी के दिमाग में तुरंत उस लड़के का चेहरा आ गया, वही जिसे उसने इतने समय तक धोखे में रखा था, माइक। इसलिए उसने तय किया कि वो माइक से आमने सामने माफी मांगेगी। वो उस स्कूल में गई जहां माइक पढ़ाता था और उसे अपने दिल की वो सारी बातें बताई जो उसने इतने समय से दबा कर रखी थी। मैं तो कोशिश भी नहीं कर सकती, काश हम एक नई शुरुआत कर पाते। इस बार कोई झूठ नहीं, तुम एक शानदार इंसान हो, शायद बहुत ही अच्छे इंसान। मुझे बस कभी तुम्हें जानने का मौका ही नहीं मिला। काश मैं असली तुम से मिल पाती। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना। आखिर में वे दोनों एक नहीं हो पाए। जेनी अपने सपनों की उस फर्स्ट क्लास सीट पर बैठ गई, लेकिन इस वक्त उसे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि वो उदास थी। 6 महीने बाद जेनी ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया और खुद की एक आर्ट गैलरी खोल ली। हालांकि गैलरी की ओपनिंग के दिन उसे अचानक से वो नमक काली मिर्च की बोतलें दिखी, जिन्हें वो प्लेन से उठा लाई थी। और जब वो पलटी तो उसने फर्स्ट क्लास में मिले उसी लड़के को वहां देखा। शायद यही वो नई शुरुआत थी जिसका माइक को इंतजार था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।